दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप केटीवी लैब के माध्यम से ये चीज़ कर सकते हैं। केटीवी लैब के माध्यम से आप अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा। जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये केटीवी लैब की ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पर सिर्फ विज्ञापन के लिए ही कॉल करें, अन्यथा कॉल ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार न्यूज़ में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यह वे कैंडिडेट जो इस साल की बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा दे रहे हो वे आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने BSEB 10वीं की परीक्षा 2023 का फाइनल शेड्यूल रिलीज कर दिया है। BSEB द्वारा जारी डेट शीट के मुताबिक बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा का आयोजन 14 फरवरी 2023 से किया जाएगा। 14 फरवरी से शुरू होकर के एग्जाम 22 फरवरी 2023 तक चलेंगे। BSEB डेट शीट के मुताबिक पहले दिन बिहार बोर्ड 10वीं का मैथ का पेपर होगा। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक की, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से 5 बजे तक की है। छात्रों से अनुरोध है कि समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं। लेट होने के बाद केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। BSEB 10वीं की फाइनल परीक्षा एडमिट कार्ड 8 जनवरी 2023 के दिन जारी होंगे। कैंडिडेट्स इस तारीख से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के मैदानी इलाकों में अब शीतलहर ने दस्तक दे दी है। जब बिहार में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जहां बिहार में ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते हुए दिखे। जहां बिहार के अधिकांश हिस्सों में आज कुहासा दिखा। यहाँ लोग ठंड को भगाने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखे। आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ पहाड़ों और फिर उसके आसपास के हिस्सों में ठंड का असर दिख रहा था। वहीं दिल्ली की हवा आज साफ महसूस की जा रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक वारिस घोषित किया है। तब से विपक्ष में खलबली मच गई है। इसी कड़ी में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बिहार में 10वीं पास नहीं करने वाले नेताओं के बच्चे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TT और CTET पास उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर रही है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का झूठा वादा करने वाली सरकार TET और CTET पास करके बेरोजगार बैठे लोगों पर लाठियां चलवा रही है। जहां उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार में 10वीं पास नहीं करने वाले नेताओं के बच्चे CM बनने का सपना देख रहे हैं और सामान्य परिवार के पढ़े लिखे लोग नौकरी और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जब बिहार के छपरा में बीते 24 घंटे के भीतर 12 लोगों की जान चली गई है। जहरीली शराब का सेवन करने के बाद इनकी जान जाने की बात कही जा रही है। वहीं पर कुछ लोगों की भी बीमार होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक मसरक और सीमावर्ती इसुआर के दोइला गांव में मंगलवार रात आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई। जहां इनमें से 7 लोगों ने एक एक करके दम तोड़ दिया। उसके बाद अमनौर के हुस्सेपुर में भी 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा मसूरी के लाला टोला में एक शख्स की जान जाने की सूचना है। जहां इन सभी की जहरीले शराब के चलते जान जाने की बात कही जा रही है। अब तक कुल 12 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले हफ्ते ही वैशाली जिले के महनार में भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। उनकी भी जहरीली शराब की वजह से जान गई थी। दोस्तों अब सेहत की बात करते हैं। सेहत की बात करते हैं कि अगर हमारी सेहत या फिर हेल्थ सही है तो ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन कोरोना के बाद से हेल्थ की चिंता ने पूरी दुनिया को हलकान करके रख दिया है। साल 2022 में भी हेल्थ सेक्टर खूब चर्चा रही। हेल्थ जगत की कई खबरों ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी है। इस साल भारत में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की चर्चा हुई है। कम उम्र में हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट पर देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहस हुई है। वहीं कोरोना के बाद दुनिया भर में हेल्थ सेक्टर
की दिशा बदल रही है। इसी क्रम में इस साल ऑनलाइन टेलीकंसल्टेशन का जोर भी काफ़ी देखने को मिला। इस साल कोरोना के अलावा मंकी पॉक्स, जिका वायरस, टोमेटो फीवर जैसी बीमारियां ने भी कम दहशत मचाई है। साल के आखिर में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने हेल्थ के क्षेत्र में साइलेंट किलर के आंकड़ों को उजागर कर दिया है। मामूली सी दिखने वाली बैक्टीरिया जनित 5 बीमारियां ने भारत में 6.8 लाख लोगों की जान ले ली है। हेल्थ की नज़र से देखें तो फिर साल 2022 में भी 2021 से अलग नहीं रहा। इस साल भारत में सबसे ज़्यादा कम उम्र में हार्ट अटैक की चर्चा हुई। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें लोग जिम करते करते, डांस करते करते या फिर यहाँ तक कि चलते चलते हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो गए। आम से लेकर के खास तक लोग इसकी चपेट में आए। 2022 में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और 53 साल के बॉलीवुड के फेमस सिंगर के का निधन हार्ट अटैक से हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, नालंदा, पूर्णिया सहित बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों में तैयारियां की जा रही है ताकि जातिगत जनगणना को पूरा किया जा सके। खबर के अनुसार जातिगत जनगणना के काम को पूरा करने के लिए ऐप भी बनाया जा रहा है। वहीं जाति गणना करने वाले टीम के सदस्यों की 15 दिसंबर से ट्रेनिंग की जाएगी। इसके बाद जातिगत जनगणना को 7 जनवरी से शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस जातिगत जनगणना के दौरान लोगों से 26 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ लोगों को अपनी जाति से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति लगानी होगी। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आसपास के लोगों से पूछ करके जाति की प्रमाणिक पुष्टि की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि जाति जनगणना के लिए डाटा शीट करीब करीब तैयार हो गया है। जनगणना के दौरान लोगों से जाति के अलावा योग्यता, आमदनी, जीवन स्तर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों में किसानों को गर्म मूंग और फिर मसूर के बीजों पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार के किसानों को गन्ना की खेती के साथ साथ मसूर और गर्मा मूंग की बुआई के लिए 50% अनुदान देने का फैसला किया है। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के कोई भी किसान अधिकतम 1 एकड़ में मसूर और गर्मा मूंग की खेती के लिए उन्नतशील बीजों की खरीद पर अनुदान का लाभ ले सकता है। सरकार के द्वारा अधिकतम राशि 1000 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीएम नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार पर मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज का आगाज हो चुका है और खूनी खेल शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी प्रमुख अखबार की सुर्खियों में ये खबर चल रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार के 2 माह के कार्यकाल में वर्चस्व कायम करने के चक्कर में 2 बालू माफियाओं के बीच दूसरी बार खेली गई खूनी जंग। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में मनेर के सुवर मरवा और फिर बेहटा का अमनाबाद बालू घाट चर्चा के केंद्र में रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता राज और फिर अपराध मुक्त बिहार के सपने का क्या होगा? जब से नीतीश तेजस्वी संग आए हैं, जब बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, अफसरशाही चरम पर है, आम जन का कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में जंगल राज का आगाज हो चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा, यानी कि मोदी सरकार ने कहा है कि देश में सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्द फैलने का खतरा फिलहाल बहुत ज़्यादा है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए विदेशों से भारत में दहशतगर्दी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कट्टरता प्रमुख है। सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि एक दिन पहले ही सोमवार को सरकार ने पाकिस्तान में स्थित एक OTT मंच की वेबसाइट, 2 मोबाइल ऐप, 4 सोशल मीडिया अकाउंट और स्मार्ट टीवी ऐप को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए थे। यह सरकार ने कहा है कि इस मंच द्वारा दिखाई जा रही एक वेब सीरीज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और फिर अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC की सांसद महुआ मोइत्रा ने आर्थिक संकेतकों और फिर अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए सरकार के तौर तरीकों को लेकर के मंगलवार को उस पर निशाना साधा है। TMC सांसद ने सवाल किया है कि अब असली पप्पू कौन है?
लोकसभा में 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बेंच और फिर 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों पर सोमवार को अधूरी रही। यह चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि किसी को नीचा दिखाने के लिए पप्पू शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। आंकड़ों के जरिए पता चलता है कि असली पप्पू कौन है। उन्होंने कहा है कि विदेश राज्य मंत्री ने सदन में बताया है कि पिछले 9 सालों में लाखों लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। जब महुआ मोइत्रा ने कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बताना चाहिए कि ईडी के मामलों में दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है। क्या सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है? असली पप्पू कौन है ये सब अब जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात के सूरत में मंगलवार को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट पकड़ा गया है। जब क्राइम ब्रांच ने दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया जानकारी के अनुसार पर छापा मारा गया और दीपक किशोर भाई सालों के नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है। जब पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी सामने हाथ लगी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सूरत में आम नागरिकों की तरह रह करके जासूसी करता था और भारतीय सेना से जुड़ी हुई गुप्त जानकारियां पाकिस्तान भेजता था। जानकारी के मुताबिक दीपक किशोर भाई सालों के जो 33 साल के हैं, उन्होंने सूरत में भुवनेश्वरी नगर इलाके की योगेश्वर पार्क सोसाइटी में रहता है। वह ISI के लिए एक रेजिमेंट एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। यह ISI एजेंट दीपक किशोर पाकिस्तान के 2 हैंडलर हामिद और कासिफ के संपर्क में था और इन पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संवेदनशील सूचनाओं को शेयर करता था। जब पाकिस्तानी हैंडलर्स आरोपी से जो भी सूचनाएं मांगते थे उसके बारे में ये पता करता था कि आरोपी इतना शातिर है कि उसने खुद पर किसी को शक ना हो, इसीलिए सूरत में साई फैशन नाम से एक दुकान खोली और इसे संचालित करता था। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को बरगलाना बंद कर दें और जो वादा किया गया है उसे पूरा करें, नहीं तो फिर बीजेपी इसके खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार की सरकार नियुक्ति के नाम पर युवाओं को बरगलाने का खेल बंद करें। सरकार अपना ये खेल बंद नहीं करती है तो फिर इसके विरोध में बीजेपी सड़क से लेकर के संसद तक सदन तक आंदोलन करेगी। यह नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार घोषणा के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है और जब शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं तो फिर उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में बीजेपी ने कई बार इन मुद्दों को उठाया और सरकार का ध्यान आकर्षण भी करवाया है, लेकिन सरकार नियुक्ति के नाम पर लगातार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। आपको बता दूं कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे CTET BTET शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर के लाठियां चलाई है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं हो रहा है। बिहार के अन्य जिलों ही नहीं बल्कि राजधानी पटना में लगातार शराब पकड़ी जा रही है। अब पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी में शराब से भरी स्कॉर्पियो मिली है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने गाड़ी के साथ साथ भारी मात्रा में शराब बरामद कर ली है। जहां मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी में स्थित बालू दरबार हॉल के पास की है। यहाँ सुनसान जगह पर लावारिस हालात में एक स्कॉर्पियो खड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। इस पर दीघा थाने की पेट्रोलिंग वाहन मौके पर पहुंची और फिर स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिले में अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जहां हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिस ने महज 6 घंटे का रिकॉर्ड समय लेते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। यह घटना समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एरोत शाखा की है। जब सोमवार की सुबह अपराधियों ने दिन के 10:30 बजे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। लूटपाट की इस घटना के दौरान अपराधियों द्वारा 62,91,062 रुपये की गई थी। जब पुलिस मुख्यालय के द्वारा और खुद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये दावा किया गया था कि वारदात के महज 6 घंटे के बाद ही अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 66 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिकाकर्ता सिद्धार्थ शंभू ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग पटना हाईकोर्ट से की है। सिद्धार्थ शंभू ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि राज्य सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। यह निकाय चुनाव की घोषणा के बावजूद विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है जो आचार संहिता का उल्लंघन मामला है। आपको बता दूं कि स्थानीय निकाय नगर पालिका में वार्ड सदस्यों समेत अन्य पदों के लिए होने वाले
चुनाव में आचार संहिता लागू करने, निष्पक्ष चुनाव के लिए रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार, मंत्रियों, विधानसभा और फिर विधान परिषद के सदस्यों समेत अधिकारियों द्वारा सत्ता पक्ष महागठबंधन से जुड़े उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। याचिकाकर्ता सिद्धार्थ शंभू ने बताया है कि सत्ता का दुरुपयोग राज्य सरकार कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में मंगलवार को सीटीईटी और बीटीटी अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक बहाली की 7वें चरण के विज्ञप्ति को जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि पिछले 3.5 साल से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, तो अब जब सरकार में आ गए हैं तो फिर अपने वादे को पूरा करें, नहीं तो फिर आंदोलन और उग्र होगा और तेज होगा। दरअसल अभ्यर्थी 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2019 में परीक्षा ली गई थी और नतीजे 2020 में घोषित किए गए, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे 3.5 साल में बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी को लेकर के सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। इस बीच 3 दिन पहले बोर्ड ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के कार्यक्रम घोषित कर दिया है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि अब हर साल एसटीईटी की परीक्षा होगी। जहां अभ्यर्थियों का कहना है कि वे 3.5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर उनकी मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अगले साल का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके नियुक्त हुए अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ये नसीहत दिया है कि जाति देख करके काम नहीं कीजिए या दूसरी विचारधारा के लोगों के साथ भी अन्याय नहीं करें। यह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने बूते बिहार पूरे देश में सबसे अधिक नौकरी दे रहा है। नियुक्त कर्मियों को कहा है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, उम्मीद है कि उस पर आप खड़े उतरेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 महीने में ही महागठबंधन की सरकार ने सभी महकमों में खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अधिकारी अपना 100% देंगे तो फिर हम नया बिहार बनाएंगे। बिहार के गौरव के लिए हम एकजुट होकर के काम करेंगे। बिहार के प्रति जो अवधारणा है उसे तोड़ने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार के रूप में हम लोगों के साथ देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों की टीम का एक कप्तान है। दोस्तों, बात करते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती का गीत आपने सुना होगा, और ये सच में एक बार फिर से बरौनी फर्टिलाइजर की धरती ऐसा करने जा रही है। जब बरौनी हर्ल खाद कारखानों में अक्टूबर माह में से नीम कोटेड यूरिया और अमोनिया का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, जो जिले के लिए नव वर्ष 2023 का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। आने वाले समय में एक बार फिर से बेगूसराय औद्योगिक जिले के रूप में देश और राज्य में शुमार होगा। हर्ल बरौनी खाद कारखाने का निर्माण बिहार को खाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कारखाना बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ प्रत्येक दिन 3850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया तथा 2200 टन अमोनिया का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पूरे बिहार में मजदूरों की समस्याओं को जानने के लिए सरकार के मंत्री और अधिकारी उनके घर तक जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग ने इसके लिए कार्य योजना बनाई है और जनवरी से इनकी शुरुआत होगी। विभाग की ओर से जिले के किसी एक पंचायत में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें मजदूरों की परेशानियों का निपटारा होगा और फिर उनके सुझाव लिया जाएगा, ताकि मजदूरों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। साथ ही दूसरे राज्यों में रोजगार की खोज में जाने वाले को यही रोजगार मिल सके। विभाग ने तय किया है कि सरकार खुद जाकर के मजदूरों की समस्याओं को जाने और समझे। विभाग की ओर से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। विशेष करके भवन निर्माण से जुड़े 21 लाख से भी अधिक कामगारों का निबंधन हो चुका है। अब ये जानना जरूरी है कि मजदूरों की वास्तविक समस्याएं क्या है, और समस्या की जानकारी के लिए मजदूरों को विभागीय कार्यालय में बुलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हम खुद मजदूरों के दरवाजे पर जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि अमेरिका ने एक नकली सूरज बनाई है जो बिल्कुल भी असली सूरज की तरह तापमान देती है। यह ऊर्जा के क्षेत्र से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अमेरिका में शोधकर्ताओं ने कथित तौर पर ऊर्जा के असीमित, सुरक्षित और स्वच्छ स्रोत को अनलॉक करने की खोज में एक सफलता हासिल की है। जब विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में सफलता असीम स्वच्छ ऊर्जा ला सकती है और इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतिहास में पहली बार
अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में अमेरिका वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को अंजाम दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य की तरह ही बिल्कुल शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे परमाणु संलय भी कहा जाता है, एक मेन मेड प्रोसेस है। इस प्रक्रिया में सूर्य की तरह ही शक्ति प्रदान करने वाले ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब दो या फिर दो से अधिक परमाणु एक बड़े परमाणु से जुड़ जाते हैं और भारी मात्रा में गर्म ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि आप इसे सीधे सीधे नकली सूरज भी कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल असली की तरह ही चमकता है और तापमान देती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा। जहां सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर के जोरदार हमला किया। जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर नौकरी के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी बीजेपी ने आरोप लगाया है। जहाँ वहीं अब पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है, वह भी तब जब उनके पिता ने कल सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था। जहाँ सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अगर सक्षम है तो फिर प्रधानमंत्री बने। इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अगर उनके अंदर काबिलियत है तो फिर वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव बन जाएं। आपको बता दूं कि सुधाकर सिंह का ये बयान तब सामने आया है जब उनके पिता जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखने वाला शख्स बताया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2025 का विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा के बाद विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास किसी समुदाय का वोट बैंक नहीं है, इसलिए वे तेजस्वी यादव को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक है, उनके पास किसी समुदाय का वोट बैंक है ही नहीं, इसीलिए वे भविष्य के चुनाव को लेकर के लिए बार बार तेजस्वी यादव को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल बिहार में हो रहे अच्छे कामों की चर्चा बिहार से बाहर कहीं हो ही नहीं रही है। जब 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमने ये घोषणा की थी कि बिहार में युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। हम लोग शुरू से ही चाहते थे कि नियुक्ति तेजी से हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुख्य सचिव को हम कहेंगे कि ये काम तेजी से कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नए टेक्नोलॉजी के दौर में लोग पुरानी बातों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। महिलाओं के विकास को लेकर के बिहार में काफ़ी काम किया गया है। 5वीं क्लास के स्कूलों में पढ़ाने के लिए हमने शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया गया है। जब पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। जब बिहार देश का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में लड़कियों के लिए शुरू की गई साइकिल योजना की चर्चा पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई थी। साल 2013 में पुलिस बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। आज बिहार पुलिस में 29,000 महिलाएं सेवारत हैं। जहाँ उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त 2011 को हमने बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। इसके तहत अब तक करीब 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि आप लोग अपना अपना कार्य पूरी मजबूती से कीजिए। उन्होंने सभी से हाथ उठा करके अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कराने का संकल्प दिलाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कई जिलों में आज पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज 15 दिसंबर की सुबह जारी ताजा रेट के अनुसार पटना, कटिहार, गया, पूर्णिया समेत कई जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। जहां हालांकि कई जिलों में बदलाव नहीं भी हो पाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को दुर्घटना, गंभीर बीमारी और परिवार वालों की मृत्यु जैसी विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक छुट्टी दिया जाएगा। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में 3 दिन पहले आवेदन देने की बाध्यता नहीं रहेगी। वहीं सामान्य स्थिति में शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिन पहले ही आवेदन जमा करना होगा। इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने 30 नवंबर को आकस्मिक अवकाश के लिए
3 दिन पहले आवेदन देने का नियम लागू किया था। इससे संबंधित एक और पत्र प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव ने जारी करके आकस्मिक अवकाश को लेकर के स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। इसके तहत आकस्मिक अवकाश के लिए 3 दिनों का प्रावधान सामान्य परिस्थितियों के लिए किया गया है। विवाह कार्यक्रम में भागीदारी जैसे मामलों की जानकारी आवेदन को पहले से रहती है। ऐसी स्थिति में अवकाश के 3 दिन पहले ही आवेदन देना होगा। आकस्मिक अवकाश ऐसा अवकाश है जो कभी भी लिया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन को आधार बनाया गया है। यह सीवान पहले और पटना दूसरे स्थान पर है। वहीं शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर जिलों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रथम 10 जिलों में रखा गया है। अंतिम पायदान पर रहने वाले 5 जिलों में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा और कटिहार जिला शामिल है। यह उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने बताया है कि जिलों की रैंकिंग में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप बैंक और फिर उद्यमियों के साथ संवाद, MSME योजना, PMGP योजना आदि के क्रियान्वयन में जिलों द्वारा दिए गए प्रयासों के आधार पर जिलावार रैंकिंग तैयार की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाता है। जब बिहार की राजधानी पटना में लूट की जानकारी मिली है, बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स से 6 लाख रुपए लूट लिए हैं। ये घटना राजधानी पटना से सटे दानापुर के अस्पताल मोड़ के पास की है। दानापुर में पंजाब नेशनल बैंक से 6 लाख रुपए नगद निकाल करके एक शख्स निकला। वह जैसे ही अस्पताल मोड़ के पास पहुंचा, बाइक सवार अपराधियों ने उसे रुपए लूट लिए। पीड़ित पंजाब नेशनल बैंक से रुपए निकाल करके घर जा रहा था। जब पीड़ित व्यक्ति मनेर का रहने वाला है, पुलिस घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंच गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद भी आए दिन किसी न किसी जिले में लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो रही है। इसी से जुड़ा हुआ एक ताजा मामला बिहार के सारण जिला से निकल कर के सामने आ रहा है। यहाँ जहरीली शराब पीने की वजह से 12 लोगों की अब तक जान चली गई है। इस बीच बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला है। जहाँ बिहार सरकार में मंत्री रहे आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही लागू है। जब बिहार में शराब किसी दिन या फिर किसी भी क्षण बंद नहीं हुआ है। जब बिहार में किसी को शराबबंदी के तहत पकड़ा जाता है तो फिर वे समाज के गरीब तबके के लोग हैं और अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं। इसलिए ये सोचने वाली बात है कि जब शराबबंदी कानून लागू है और फिर शराब नहीं मिलती तो फिर ये लोग जेल में कैसे बंद है। ये हकीकत है कि आदमी की जब मौत होती है और लोग उग्र होते हैं और हकीकत सामने आती है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वही लोग लोगों को मारने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। इसलिए हम लोग हमेशा के इसको लेकर के सवाल करते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जब सत्ता में ऊंचे पायदान पर बैठे हुए लोग ही शराब कारोबारियों को संरक्षण दे रहे हैं, इसके जरिए पार्टी फंडिंग हो रही है। जब सत्ता में बैठे लोग बस अपने लाभ के लिए शराबबंदी फेल करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी जैसी कोई चीज है ही नहीं। यह सब जगह आसानी से शराब मिल रही है। वहीं सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसी भी खाने पीने की चीजों पर प्रतिबंध लगाना मानसिक दिवालियापन है। इसीलिए इसको लेकर के लोगों को जागरूक करना चाहिए। या किस भी चीज पर बैन लगाने से पहले इसको लेकर के लोगों को जागरूक करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार सदन की गरिमा भूल बैठे और बीजेपी के विधायकों को शराबी बताते हुए सदन से भगाने तक की बात कह दी। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। जैसे सीएम नीतीश कुमार द्वारा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तू तराक करने का भी आरोप लगाते हुए सदन से बायकॉट किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से आपा खो रहे हैं ये विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगे तभी सदन चलने देंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री का व्यवहार पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि पहले तो उनकी माइक को बंद कर दिया गया और जब बाद में माइक को खोला गया तो फिर नेता प्रतिपक्ष की बातों को प्रोसीडिंग से बाहर करने का आदेश दे दिया गया है। जब बिहार में शराब से हो रही मौत और फिर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जब बीजेपी के विधायकों ने सदन में आवाज उठाया तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के भीतर बीजेपी के विधायकों के साथ तुम तराक की भाषा का इस्तेमाल किया है, बीजेपी का कहना है कि माफी मांगेंगे तभी सदन चलने देंगे। यह मुख्यमंत्री गुंडा राज को जनता राज बता करके बिहार में शासन नहीं चला सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान के बाद बिहार में राजनीति में इस ठंड के मौसम में भी गर्माहट ला दी है। इसको लेकर के बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के बीच आपसी मीटिंग शुरू हो गई है कि आखिर इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाए। वहीं अब इस निर्णय को लेकर के सत्तारूढ़ दल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू नेता ने कहा है कि सबसे पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी ये आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। अभी उनका फोकस लोकसभा चुनाव पर है, इसीलिए वर्तमान में महागठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और हम लोग फिलहाल 2025 विधानसभा चुनाव के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जदयू और फिर राजद के विलय के सवालों पर उन्होंने कहा है कि इसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। इसको लेकर के पार्टी में कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इतनी बड़ी बात बिना पार्टी में चर्चा किए हुए कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए ये साफ है कि यदि किसी भी जगह ये बात हो रही है कि जेडीयू और फिर राजद का विलय होने जा रहा है तो फिर गलत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आगे ऐसा कुछ भी होता है तो फिर यह आत्मघाती कदम होगा। ये सब चीज़ें जेडीयू के लिए मौत की बात होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पटना, दरभंगा समेत बिहार के 8 शहर देश में सबसे प्रदूषित है। जब पटना, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सीवान में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज 10 बजे दरभंगा में सबसे अधिक 453 AQI दर्ज किया गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। इसके अलावा बेगूसराय में 447, पूर्णिया में 439, मुजफ्फरपुर में 435, पूर्णिया में 423, समस्तीपुर में 417, सीवान में 415 और भागलपुर में 401 AQI दर्ज किया गया है। मुंगेर, मोतिहारी, किशनगंज, आरा और अररिया में भी हवा बहुत खराब स्थिति में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर लेकर के जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद उसमें रखे सिलेंडर में धमाके होने लगे। एक के बाद एक कई सिलेंडरों में धमाके की आवाज़ दूर के इलाकों तक सुनाई दी गई। इस धमाके की गूंज करीब 1 घंटे तक इलाके में सुनाई दी है। इस दौरान तेज धमाके के साथ आग की लपटें ऊंची उठती दिखी। हादसे में ट्रक ड्राइवर मंटू यादव की घटनास्थल पर ही जान चली गई। ब्लास्ट में उसके चित्रे उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत भगवान पेट्रोल पंप से 200 मीटर दूर NH 31 पर रसोई गैस सिलेंडर लदे गाड़ी में आग लग गई। ये धमाका लगातार 1 घंटे तक जारी रहा। हालांकि सिलेंडर का विस्फोट थमने के बाद दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। इस दौरान NH पर वाहनों परिचालन ठप रहा। 3 घंटे बाद NH पर गाड़ियों का परिचालन सामान्य हुआ है। इस हादसे में चालक की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर 100 सिलेंडर के धमाके से पूरा इलाका हिल गया है। जब लोग डर से अपने घर में दुबके हुए थे। यह हादसा और बड़ा हो सकता था। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से 200 मीटर के करीब पेट्रोल पंप भी है। एक पेट्रोल पंप की छत पर भी आग गिरी है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दल बनने के बाद 2024 के आम चुनाव में मोदी के मुकाबले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल मजबूत विकल्प हो सकते हैं। जब विपक्षी दल एकजुट के काफ़ी समय से प्रयास में लगे हैं। हर दल का नेता अपने को प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने में लगा था, किंतु केजरीवाल ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना करके इस दिशा में लंबी छलांग लगा दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद ये साफ हो गया है कि अब तक विपक्षी एकता से केजरीवाल दूर क्यों थे। वे चुपचाप अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में लगे हुए थे और वे अब इस इरादे में कामयाब हो गए हैं। जब पंजाब में सफलता के बाद उनकी पार्टी गुजरात और हिमाचल में चुनाव में उतरी है। जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को केवल 1.10% मत हासिल हुए हैं। वे अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। 67 सीटों पर खड़े आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। कई सीट पर उसे नोटा से भी कम वोट मिले हैं। कुल मिलाकर के नोटा का प्रतिशत करीब 0.6 रहा। वहीं पर गुजरात में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में उतरी, जहां उसने 5 सीटों पर जीत हासिल की। ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी की 182 उम्मीदवारों में से 126 उम्मीदवारों को की जमानत भले ही जब्त हो गई है, पर 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने जो 5 सीटें जीती है, उनमें से 2 सीटों पर 2017 में बीजेपी, 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीटीपी का कब्जा रहा। भाजपा के गृह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में जाकर के चुनाव लड़ करके विजय पाना आसान नहीं है। यहां आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर विजय पाई और 35 पर दूसरे नंबर पर रही। ये
उसकी बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले वह पंजाब में सरकार बना करके दिल्ली नगर निगम में बहुमत पाने में कामयाब रही। अरविंद केजरीवाल ने अपने इरादे अभी तक जाहिर नहीं किए थे, जहाँ वह कभी विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल भी नहीं हुए। 2024 के चुनाव को देखते हुए कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकता का प्रयास किया तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, पर कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हर दल का छत्रप अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता रहा है। वह किसी दूसरे दल के नेता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब भी कहीं चुनाव आते हैं विपक्षी एकजुटा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन होता भी नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही भाजपा विरोधी दल को एकजुट करने की मुहिम पर निकलेंगे। जहां उनका दावा है कि इस बार थर्ड नहीं मेन फ्रंट बनेगा, यानी कि कांग्रेस समेत तमाम बड़ी पार्टियों को इस फ्रंट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को बिहार में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। 7 दलों का महागठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। नीतीश कुमार ने कांग्रेस विधायकों के माध्यम से कांग्रेस आलाकमान को साफ संकेत भी दिया है कि वे ना तो पीएम बनना चाहते हैं और ना ही सीएम बने रहना। उनका मकसद केंद्र की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकना। तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर दी है कि महागठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। शनिवार और रविवार को पटना में जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक और खुला अधिवेशन था। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि 6 माह के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली भेज दीजिए, भाजपा की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार को ना तो कोई ईडी का डर है और ना ही सीबीआई का। इन बड़े आयोजनों में कही गई बातों को एक कड़ी में जोड़ने से इसके निहारता बहुत साफ है, यानी नीतीश कुमार अब भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की मुहिम के लिए ज्यादा समय देंगे। इसके लिए वे आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों का दौरा करेंगे। इससे ये कयास भी लगाया जा रहा है कि भले ही वह 2025 का मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन ज्यादा समय वह अपनी मुहिम को देंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव बिहार की जिम्मेदारी संभालेंगे। नीतीश कुमार ने नालंदा में कहा भी था कि मैंने बहुत काम किया है, आगे तेजस्वी यादव कराते रहेंगे। वह कांग्रेस के द्वंद्व को दूर करने के लिए साफ संदेश दे रहे हैं कि उनका मकसद पीएम प्रत्याशी बनना नहीं है। वह पहले कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात बेईमानी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।